बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 2 और ऑर्डर 2 में रिमेनिंग रूल्स को। तो ऑर्डर 2 रूल 3 डील करता है ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन से। ऑर्डर 2 रूल 3 को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ऑर्डर 1 रूल 1 डील करता है ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ से, ऑर्डर 1 रूल 3 डील करता है ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट से, जबकि ऑर्डर 2 रूल 3 डील करता है ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन से। ऑर्डर 2 रूल 3 के तहत प्लेंटिफ को अलाउ किया गया है कि प्लेंटिफ एक ही सूट में सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, किसी सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो ऑर्डर 3 रूल 1 में बताया गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी और जगह कोई और बात की गई है तो उस सिचुएशन में उस बात को फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी और जगह यह बात तहरीर की गई है कि किसी पर्टिकुलर सूट में सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं किया जा सकता, तो इन दैट सिचुएशन उस बात को फॉलो किया जाएगा, जैसे कि रूल 4 और रूल 5 में बताया गया है। अगर कोई ऐसी बात जो है वो तहरीर नहीं की गई तो ऑर्डर 2 रूल 3 के तहत प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया गया है कि प्लेंटिफ सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में यूनाइट कर सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और वो डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली लायबल है हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए, तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ उनके खिलाफ एक ही सूट में सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकता है। एंड एनी प्लेंटिफ्स हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली मे यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है और उनके कॉजेज ऑफ एक्शन है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और उन कॉजेज ऑफ एक्शन में वो प्लेंटिफ्स ज्वाइंटली इंटरेस्टेड है, आल्दो कि वो इक्वली इंटरेस्टेड ना हो, मगर वो अगर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड है उन कॉजेज ऑफ एक्शन में, तो वो प्लेंटिफ्स एक ही सूट में डिफेंडेंट के अगेंस्ट उन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और वो डिफेंडेंट ज्वाइंटली लायबल है हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए, तो इस सिचुएशन में भी प्लेंटिफ्स जो है वो एक ही सूट में सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकते हैं। सब रूल 2 डील करता है कि वेयर कॉजेज ऑफ एक्शंस आर यूनाइटेड, जब कॉजेज ऑफ एक्शन को किसी सूट में यूनाइट कर दिया गया है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर्स एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। यहां पर दरअसल कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से बताया गया है कि जिस दिन उस मुकदमे को, उस सूट को कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया, उस दिन टोटल सब्जेक्ट मैटर्स की वैल्यू या टोटल सब्जेक्ट मैटर्स की अमाउंट को मद्देनजर रखते हुए उस कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन को तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट का, जिस कोर्ट में उस मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया गया है, उसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है कि जो रिलीफ क्लेम किए गए हैं वो कोर्ट इन रिलीफ्स को ग्रांट कर सकती है या नहीं कर सकती। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि प्लेंटिफ हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है, ठीक है, मगर रूल 3 जो है ये बेसिकली नीडलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकता है, नीडलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को प्रिवेंट करता है, ताकि कोर्ट पर मतलब नीडलेस बर्डन ना पड़े, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन सिचुएशन में कोर्ट एक से ज्यादा डिक्री इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में यूनाइट किया गया है, ठीक है, और कोर्ट ने उन कॉजेज ऑफ एक्शन में से कुछ कॉजेज ऑफ एक्शन को एडजुडिकेट कर दिया। अब उन पर कोर्ट जो है प्रीलिमिनरी डिक्री इशू कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोर्ट इन सिचुएशन में एक से ज्यादा डिक्री इशू कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रूल 3 के रिगार्डिंग, इनको भी डिस्कस करना जरूरी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रूल 3 इज टू अवॉइड नीडलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो पर्पस है रूल 3 का वो ये है कि नीडलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोका जाए।
इट इज ऑल्सो परमिसेबल बाय लॉ टू फाइल सेपरेट सूट फॉर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि प्लेंटिफ जो है वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन के लिए सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है। Joinder of several causes of action by the plaintiff against the same defendant is permissible provided that they all can be conveniently tried together by the court। यानी कि प्लेंटिफ जो है डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में यूनाइट कर सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, मगर शर्त यह है कि कोर्ट उन तमाम कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइंटली ट्राई कर सकती हो। ठीक है, यानी कि कोर्ट को कोई मुश्किलात का सामना ना हो और कोर्ट जो है उन तमाम कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइंटली ट्राई कर सकती है, तो फिर अलाउ है रूल 3 के तहत। प्लेंटिफ कैन ज्वाइन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेवरल डिफेंडेंट प्रोवाइडेड that defendants are jointly liable in respect of each cause of action। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे डिफेंडेंट है और प्लेंटिफ ने उन डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन को किसी सूट में यूनाइट कर दिया है, मगर शर्त यह है कि वो डिफेंडेंट ज्वाइंटली लाइबल हो हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए। रूल 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर प्लेंटिफ अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहता है तो उस सूट में वो कुछ क्लेम को ज्वाइन कर सकता है, हर एक क्लेम को वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो रूल 4 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। नो कॉज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू बी अनलेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक कॉज ऑफ एक्शन को इस मुकदमे में ज्वाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लेंटिफ हर एक कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, मगर अगर प्लेंटिफ उस मुकदमे में उस सूट में किसी दूसरे क्लेम को ज्वाइन करना चाहता है या किसी दूसरे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करना चाहता है तो डेफिनेटली प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट से परमिशन लेगा। अगर कोर्ट ने उसको परमिशन ग्रांट कर दी है तो एट दैट टाइम ही कैन ज्वाइन एनी कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर प्लेंटिफ जो है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहता है तो कुछ क्लेम्स है उनको ज्वाइन कर सकता है। इन क्लेम्स के अलावा जो है वो किसी दूसरे क्लेम को ज्वाइन नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एक्सेप्ट क्लॉज ए क्लेम्स फॉर मींस ने प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को प्लेंटिफ रिकवर करना चाहता है उस प्रॉपर्टी का मींस ने प्रॉफिट को वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का जो मेंस ने प्रॉफिट है वो इसी मुकदमे में वो क्लेम कर सकता है, या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई रेंट वगैरह है तो वो इस मुकदमे में क्लेम कर सकता है। ये अलाउ है प्लेंटिफ के लिए। क्लॉज बी क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, ठीक है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसने उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लिया है और डिफेंडेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ठीक है, तो प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है, तो उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है इसी एक सूट में। क्लॉज सी क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंटिफ ने इसी सूट में फॉर एग्जांपल किसी क्लेम को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और वो क्लेम जो है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर बेस करती है, तो एट दैट टाइम प्लेंटिफ इज अलाउड कि वो क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी रिकवर करना चाहा, ठीक है, और वो दोनों जो है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर बेस करते हैं, तो प्लेंटिफ जो है वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी रिकवर कर सकता है इसी एक सूट में। Provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property। यहाँ पर दो बातें की गई है। दरअसल फोरक्लोजर का जो राइट है वो मोर्गेजी का है और रिडेम्पशन का राइट जो है वो मोर्गेजर का है। अगर
मोर्गेजी ने फोरक्लोजर का सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया है और उसी सूट में वो चाहता है कि मुझे मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन दे दी जाए, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकता है, यानी कि उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो उसी एक सूट में क्लेम कर सकता है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन भी मुझे दे दी जाए। अगर मॉर्गेजर ने रिडेम्पशन का सूट फाइल किया है और उसी सूट में वो क्लेम करता है कि मुझे मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजेशन चाहिए, तो कोर्ट जो है उसको अलाउ करेगी, यानी कि लॉ ने उसको अलाउ कर दिया है, वो ये क्लेम जो है कर सकता है। रूल 6 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। यहां पर कोर्ट को पावर दिए गए हैं कि कोर्ट अगर बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को किसी सूट में ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि हर एक कॉज ऑफ एक्शन को सेपरेटली ट्रायल किया जाएगा, सेपरेटली उसका ट्रायल लिया जाएगा। तो यहाँ पे रूल 6 where it appears to the court that any causes of action joined in one suit cannot be conveniently tried or disposed of together, the court may order separate trial or make such order as may be expedient। यानी कि अगर बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन को किसी एक सूट में ज्वाइन कर दिए गए हैं और कोर्ट को लगता है कि वो कोर्ट जो है उन तमाम कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइंटली ट्राई नहीं कर सकती, तो कोर्ट को पावर दिए गए हैं कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि हर एक कॉज ऑफ एक्शन को सेपरेटली ट्राई किया जाएगा, या कोर्ट जो है ये ऑर्डर भी दे सकती है प्लेंटिफ को, यानी कि प्लेंटिफ को अलाउ कर सकती है कि प्लेंटिफ अपने प्लेंट को अमेंड कर दे और उस प्लेंट को एक कॉज ऑफ एक्शन तक कन्फाइन कर दे, ठीक है। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, the court can either order separate trials of the several causes of action in one suit or allow the parties to amend the suit to confine it to one cause of action। यानी कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि हर एक कॉज ऑफ एक्शन का अलग ट्रायल जो है वो लिया जाएगा, यानी कि हर एक कॉज ऑफ एक्शन को जो है ना अलग ट्राई किया जाएगा, या कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को अलाउ कर सकती है कि प्लेंटिफ प्लेंट को अमेंड कर दे और प्लेंट को एक ही कॉज ऑफ एक्शन तक महदूद रखें। मगर यहाँ पर कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को अलाउ करेगी कि उसके जो दीगर और कॉजेज ऑफ एक्शन है उसके लिए सेपरेट सूट फाइल कर दें। ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर, यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर और नन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज वो डील करता है ऑर्डर 1 रूल 13 से, ठीक है। और यहां पर जो ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर है रूल 7 का, वो दरअसल डील करता है कि अगर किसी कॉज ऑफ एक्शन को थ्रू बोनाफाइड मिस्टेक किसी सूट में ऐड कर दिया गया है, किसी सूट में ज्वाइन कर दिया गया है, तो उस हवाले से ऑब्जेक्शन कब रेज किया जाएगा। तो ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। यानी कि अगर डिफेंडेंट को मिसज्वाइंडर किसी कॉज ऑफ एक्शन को अगर गलती से किसी मुकदमे में ज्वाइन कर दिया गया है, किसी मुकदमे में उसे यूनाइट कर दिया गया है, तो प्लेंटिफ उस हवाले से ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, मगर वो ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ही रेज करेगा, ठीक है। और अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो उसको ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि उसने उसको वेव्ड कर दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर प्लेंटिफ ने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था और वो एपेलेट कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है मिस ज्वाइंडर के हवाले से, तो एपेलेट कोर्ट डिफेंडेंट को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने ऑर्डर 2 को कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that when I will upload new lecture you will get the notification on time। Thank you so much। अल्लाह हाफिज़।